लखनऊ शहर का रहने वाला 24 वर्षीय अभिषेक कुमार, जिसकी 15 दिन बाद ही शादी होने वाली थी, 20 नवंबर 2024 को जब वो अपने घर से निकलता है, अचानक कहीं गायब हो जाता है। हालांकि परिवार वाले जब उसे ढूंढना शुरू करते हैं तो आखिरकार रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास अभिषेक की डेड बॉडी एक होटल से बरामद होती है। और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल करके आती है जिसे सुनने के बाद खुद अभिषेक के परिवार वाले भी एकदम से घबरा जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है पारा, और इसी पारा इलाके का रहने वाला है अभिषेक कुमार। अभिषेक, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो एक मेडिकल में ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का काम करता है। हालांकि अभिषेक के परिवार में सिर्फ उसकी 2 बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन का नाम है नेहा और छोटी बहन का नाम है स्वाति। नेहा, जिसकी ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है। अभिषेक के माता पिता की कई साल पहले ही एक बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि अभिषेक अपने उस काम से इतना पैसा तो ज़रूर कमा लेता है जिससे वो अपनी बहन के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। अभिषेक जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, आखिरकार अभिषेक के चाचा उसकी सगाई एक लड़की से कर देते हैं और शादी की तारीख 4 दिसंबर 2024 को रखी जाती है। इस शादी से अभिषेक भी काफ़ी खुश था और अपनी शादी की पूरी तैयारी कर रहा था। बात कर रहा हूँ मैं 20 नवंबर 2024 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। अभिषेक जब अपने घर से निकलता है और देर शाम तक जब घर वापस नहीं आता है तो उसकी बहन स्वाति एकदम से परेशान हो जाती है। और परेशानी की वजह सबसे ज़्यादा तब बन जाती है जब स्वाति अपने भाई के नंबर पर फ़ोन करती है तो अब अभिषेक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से स्वाति अभिषेक के जितने भी जानने वाले दोस्त होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करती है और अपने भाई के बारे में पूछताछ करती है। पर अभिषेक के सारे दोस्त स्वाति को एक ही जवाब देते हैं कि हमें अभिषेक के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जब शाम हो जाती है, आखिरकार स्वाति अभिषेक के एक दोस्त को लेकर के अपने भाई को ढूंढना शुरू कर देती है। और ढूंढते ढूंढते रात्रि के लगभग 11 बज जाता है, पर बावजूद इसके अभिषेक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पर रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास स्वाति जब अभिषेक के दोस्त के साथ उसे ढूंढते हुए एक होटल पे जाती है तो देखती है कि होटल के सामने ही अभिषेक की बाइक खड़ी है, जिसे देख करके स्वाति को लगता है कि शायद उसका भाई इसी होटल में ठहरा होगा। हालांकि स्वाति जब रिसेप्शन पे जाती है और होटल मैनेजर से अभिषेक के बारे में पूछती है तो होटल मैनेजर भी कहता है कि हाँ, अभिषेक 2 बजे इस होटल में एंट्री किया था और इसी होटल के एक कमरे में ठहरा हुआ है। लेकिन एंट्री करते वक्त ही उसने बताया था कि मैं पूरी रात यहीं पे ठहरूंगा और कल सुबह यहाँ से जाऊँगा, इसीलिए कोई भी मुझे आकर के डिस्टर्ब ना करे। स्वाति कहती है कि मैं अभिषेक की बहन हूँ और उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। इसीलिए होटल मैनेजर अपने एक वेटर को अभिषेक के कमरे पे भेजता है उसे बुलाने के लिए। वेटर जब अभिषेक के कमरे पे जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाजे पे खड़े होकर के वो कई बार अभिषेक को आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से अभिषेक कोई जवाब नहीं देता है। वेटर जब कमरे के खिड़की के माध्यम से झांकने की कोशिश करता है तो अंदर के नज़ारा देख करके वो एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल कमरे के अंदर अभिषेक जो पंखे से लटक रहा था। वेटर वहां से भागते दौड़ते रिसेप्शन पर आता है और इस बात की जानकारी होटल मैनेजर को देता है। जब ये सारी बातें बताता है तो होटल मैनेजर भी जा कर के उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलता है, बल्कि पुलिस को खबर देता है। और थोड़ी देर के बाद पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस के साथ अभिषेक की बहन स्वाति भी जाती है और तब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। हालांकि पुलिस जब कमरे का दरवाज़ा खोल करके अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि अभिषेक पंखे से तो लटक ही रहा है, साथ ही साथ फर्श पे एक लड़की भी जो बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। पुलिस जब इस तरह की नज़ारा देखती है, सबसे पहले उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचाती है और फिर इधर अभिषेक की डेड बॉडी को नीचे उतार करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि पुलिस जब उस लड़की के बारे में अभिषेक की बहन स्वाति से पूछताछ करती है
तो स्वाति कहती है कि साहब मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। अब सवाल ये था कि आखिरकार अभिषेक के उस होटल के कमरे में वो लड़की कौन थी, और इसका जवाब केवल वो लड़की ही दे सकती थी। लड़की को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आखिरकार लगभग 3 से 4 घंटों बाद सुबह के आसपास वो लड़की होश में आ जाती है। और जैसे ही होश में आती है, डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस जब हॉस्पिटल में जाती है और उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम उस होटल के कमरे में क्या कर रही थी और आखिर तुम बेहोश कैसे हुई थी, इस पे वो लड़की पुलिस को एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनने के बाद खुद अभिषेक की बहन स्वाति भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल वो लड़की कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और मैं अभिषेक की प्रेमिका हूँ। दरअसल अभिषेक जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का काम करता था, अक्सर एक मेडिकल पे जा कर के वहाँ से ब्लड का सैंपल लेकर के आता था। जिस मेडिकल स्टोर पे वो ब्लड का सैंपल लेने के लिए जाता था, वहीं पे प्रिया भी काम करती थी। हालांकि एक दिन जब अभिषेक उस मेडिकल स्टोर पे जाता है और प्रिया को जब देखता है तो पहली नज़र में प्रिया को पसंद कर लेता है, और उसके बाद से अब अभिषेक किसी न किसी बहाने से बार बार उस मेडिकल स्टोर पे जाने लगता है और जाकर प्रिया से बातचीत करने लगता है। बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है, इस वजह से प्रिया और अभिषेक के बीच में दोस्ती हो जाती है। और आखिरकार जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, प्रिया और अभिषेक के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं, साथ ही साथ दोनों के बीच में रिलेशन भी बन जाता है। और बीतते समय के अनुसार दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार प्रिया अभिषेक से शादी करने का फैसला कर लेती है। हालांकि शादी करने के लिए जब कहती है, अभिषेक भी उससे शादी करने का वादा कर लेता है। लेकिन तभी इसी बीच इधर अभिषेक के चाचा उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय ही नहीं कर देते हैं, बल्कि सगाई भी कर देते हैं, और शादी की तारीख 4 दिसंबर 2024 को रख दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अभिषेक भी एक गलती कर देता है। अभिषेक की जब सगाई हो जाती है और शादी की तारीख जब रख दी जाती है, इसके बावजूद भी अभिषेक इस बारे में अपनी प्रेमिका प्रिया को कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि पहले के जैसे ही उससे मुलाकात करने लगता है और धीरे धीरे यूं ही समय गुजरने लगता है। पर जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आने वाली होती है, ना जाने प्रिया को कैसे मालूम चल जाता है कि अभिषेक की सगाई हो चुकी है। प्रिया को जब अभिषेक की सारी सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से प्रिया अभिषेक को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिषेक प्रिया के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाता है और कहता है कि मैं अपने चाचा के सामने मजबूर हूँ, वो जहाँ कहेंगे मैं वहीं पे शादी करूँगा। प्रिया जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, अभिषेक जब उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, आखिरकार प्रिया की भी दिल टूट जाती है। दरअसल प्रिया को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे क्या, क्योंकि प्रिया अभिषेक के बगैर रह भी नहीं सकती थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार एक दिन प्रिया अभिषेक के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अपनी पत्नी के साथ अब जीवन व्यतीत करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक बार उसी होटल में चल कर के मुलाकात कर लें जिसमें अक्सर हम जाया करते थे। प्रिया जब अभिषेक से एक आखिरी बार मुलाकात करने के लिए कहती है, अभिषेक भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार 20 नवंबर 2024 को एक होटल में कमरा बुक किया जाता है और 20 नवंबर 2024 को करीब 2 बजे के आसपास अभिषेक और प्रिया उस होटल में जाते हैं। जब इन्हें कमरा अलॉट हो जाता है, कमरा में जाने से पहले अभिषेक होटल मैनेजर से बोल करके जाता है कि हम पूरी रात यहाँ पे ठहरने वाले हैं और सुबह यहाँ से निकलेंगे, इसीलिए इस बीच में हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। हमें जब भूख लगेगी रात के वक्त हम खाना का ऑर्डर करेंगे। कमरे में जब दोनों जाते हैं, थोड़ी देर बैठ कर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद पहले के जैसे ही दोनों के बीच में कमरे के अंदर ही रिलेशन भी बन जाता है और जैसे ही दोनों फारिग हो जाते हैं, उसके बाद से प्रिया फिर से अभिषेक को समझाते हुए कहती है कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, उस लड़की को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ। लेकिन अभिषेक उस वक्त भी प्रिया को वही जवाब देता है जो इसे पहले दे चुका था। प्रिया को जब पूरा यकीन हो जाता है कि अभिषेक उसकी बात नहीं मानने वाला है, आखिरकार प्रिया अभिषेक को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही
अपनी जान दे दूंगी। लेकिन शायद अभिषेक को लगता है कि प्रिया मजाक कर रही है। अपनी जान देने की भी जब धमकी देती है, अभिषेक जब इस पे भी नहीं डरता है। आखिरकार कमरे के अंदर ही प्रिया अभिषेक के आंखों के सामने ही काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां खा लेती है, जिसे खाने के बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। जब वो बेहोशी की हालत में हो जाती है, इधर अभिषेक को लगता है कि शायद प्रिया की मौत हो चुकी है। उसकी डेड बॉडी को देख करके अभिषेक भी एकदम से घबरा जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मैं जाऊं कहाँ। दरअसल अभिषेक ये तो ज़रूर सोचता है कि मैं अगर यहाँ से कहीं जाता हूँ, पकड़ा जाऊँगा और मेरी सारी पोल भी खुल जाएगी और पूरी ज़िंदगी जेल में तो रहना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मेरी बहन भी समाज में किसी को मुँह नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए अभिषेक अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी कमरे के अंदर जो पंखा लगा हुआ था, उसी पंखे पे खुद भी लटक जाता है, जिसकी वजह से अभिषेक की मौत हो जाती है। लेकिन देर रात तक भी जब इधर अभिषेक घर पे नहीं पहुंचता है, आखिरकार अब अभिषेक की बहन काफ़ी परेशान हो जाती है और जब उसके नंबर पे कॉल करती है तो नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है, क्योंकि दोनों ही जब इधर कमरे के होटल में एंट्री किए थे तो अभिषेक अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। इधर इसकी बहन जब ढूंढते हुए होटल पे जाती है और होटल के बाहर जब उसकी बाइक को देखती है, जाकर के होटल मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगती है। और जब होटल का कमरा खोला जाता है तो आखिरकार उस होटल के अंदर पंखे से लटकता हुआ अभिषेक की डेड बॉडी वेटर देख लेता है। वाकई में प्रिया जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो इसे सुनने के बाद अभिषेक की बहन स्वाति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। दरअसल अभिषेक की बहन स्वाति पुलिस को जवाब देते हुए कहती है कि प्रिया झूठ बोल रही है। मेरे भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं किया है, बल्कि खुद प्रिया ने मेरे भाई की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इधर अभिषेक पंखे से लटक रहा था, उस वक्त प्रिया की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, बल्कि प्रिया भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। इसीलिए पुलिस सोचती है कि उस कंडीशन में प्रिया अभिषेक की हत्या कर ही नहीं सकती है। जब पूरी बयान ले लेती है, उसके बाद से पुलिस अब इस केस की बाकी भी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद आखिरकार इस केस की फाइल को बंद कर देती है और प्रिया को बाइज्जत बरी कर देती है, जिसके बाद से प्रिया वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है लाल मौर्य। लाल मौर्य जो जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सन्नी सिंह। सन्नी सिंह जो हजारीबाग के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं गोपीराम प्रजापत। गोपीराम प्रजापत जो चूरू राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद शमशेर। मोहम्मद शमशेर जो जिला वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।